नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प राजनीतिक दस्तावेज को समझने की कोशिश करेंगे। ये दस्तावेज है बांदीपोरा के लिए तैयार की गई एक चुनावी रणनीति का। एक ऐसा चुनावी मैदान जिसे जीतना लगभग नामुमकिन माना जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इस ब्लूप्रिंट में ऐसा क्या खास है। इस पूरे विश्लेषण को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बांदीपोरा की चुनौती क्या है उसे समझेंगे, फिर आंकड़ों की गहराई में उतरेंगे, इसके बाद उस 4 आयामी रणनीति पर बात करेंगे जो इस दस्तावेज का दिल है, फिर देखेंगे कि इसे 90 दिनों में जमीन पर कैसे उतारा जाएगा, और आखिर में इस पर विचार करेंगे कि क्या यही कैंपेन का भविष्य है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, बांदीपोरा की चुनौती। आखिर ये निर्वाचन क्षेत्र इतना मुश्किल क्यों है, ये समझना सबसे जरूरी है। नक्शे पर यह है विधानसभा क्षेत्र 15, बांदीपोरा, उत्तरी कश्मीर का एक मुस्लिम बहुल इलाका। अगर आप यहाँ के सियासी इतिहास को देखें तो हमेशा से ही क्षेत्रीय पार्टियों और उनके गठबंधनों का दबदबा रहा है। और इस दस्तावेज में एक लाइन है जो पूरी चुनौती को एक झटके में सामने रख देती है। वो कहते हैं, ऐतिहासिक रूप से घाटी के मतदाता भाजपा के मंच को अस्वीकार करते हैं और एक संयुक्त आईएनसी-एनसी विपक्ष एक बहुत बड़ा खतरा है। तो साफ है, ये रणनीति इसी सियासी दीवार को तोड़ने के लिए बनाई गई है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, यानी आंकड़ों पर, क्योंकि किसी भी अच्छी रणनीति की नींव हमेशा ठोस डेटा पर टिकी होती है। सबसे पहला और शायद सबसे अहम आंकड़ा, 2011 की जनगणना के मुताबिक बांदीपुरा की 97.4% आबादी मुस्लिम है। ये नंबर, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस इलाके की सामाजिक और राजनीतिक हकीकत को तय करता है। अब इस जनसांख्यिकी हकीकत के सामने सियासी हकीकत को रखिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का वोट शेयर यहां सिर्फ 0.6% आसपास था, मतलब जमीनी मौजूदगी लगभग ना के बराबर। और ऐसा नहीं है कि यह हाल ही में हुआ है। इस चार्ट को देखिए, ये 1983 का आंकड़ा है। NC/INC गठबंधन को करीब 75% वोट मिले और भाजपा 0। ये चुनावी खाई कितनी गहरी है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। इस टेबल पर जरा गौर कीजिए। ये पिछले 7 चुनावों का ट्रेंड है। इसमें 2 बातें बहुत साफ नजर आती हैं। पहली, वोटर टर्नआउट यानी मतदान प्रतिशत में कितना बड़ा उतार चढ़ाव है। कभी यह 79% तक जाता है तो कभी गिरकर 31% पर आ जाता है। और दूसरी बात, इन सब उतार चढ़ावों के बावजूद विपक्षी गठबंधन का दबदबा बना हुआ है। देखिए, जब हमें आंकड़ों को देखते हैं तो ये सिर्फ जीत हार के नंबर नहीं है, ये लोकतंत्र की सेहत का आईना है। हर नागरिक का वोट, उसकी आवाज, उसका सम्मान हमारे संविधान की बुनियाद है। और जब हम डेटा का विश्लेषण करते हैं तो हमारा मकसद एक जिम्मेदार और सूचित बहस को बढ़ावा देना होता है, ताकि हर आवाज को गरिमा के साथ सुना जा सके। लेकिन इन सारे आंकड़ों के बीच एक बात चौंकाने वाली है। 2024 में विपक्ष की जीत का अंतर सिर्फ 811 वोटों का था, सिर्फ 811। और यहीं पर इस पूरी रणनीति का सार छिपा है। इसका मतलब है कि अगर कुछ 100 वोटों का भी हेरफेर हो जाए तो नतीजा पूरी तरह से पलट सकता है। तो इस बेहद नाजुक और जटिल समीकरण को हल करने के लिए यह दस्तावेज एक 4 आयामी रणनीति सामने रखता है। चलिए अब इस रणनीति के दिल में उतरते हैं। इस रणनीति को नाम दिया गया है चतुर्मुख सिद्धांत। चतुर्मुख यानी 4 चेहरे, मतलब एक ही समय में 4 अलग अलग मोर्चों पर काम करना है। जमीन पर शासन के जरिए एक नई कहानी गढ़कर और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। तो ये 4 चेहरे हैं कौन से? पहला, जमीनी चेहरा, यानी एक लोकल उम्मीदवार खड़ा करना और बूथ लेवल तक संगठन को मजबूत करना। दूसरा, शासन का चेहरा, यानी केंद्र सरकार के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और नौकरियों को जनता के सामने रखना। तीसरा, विमर्श और संस्कृति का चेहरा, मतलब राष्ट्रीय मुद्दों के बजाय स्थानीय संस्कृति और विरासत पर जोर देना। और चौथा, टेक और मीडिया का चेहरा, यानी व्हाट्सएप ग्रुप, वीडियो रील्स जैसे नए जमाने के तरीकों से कैंपेन को आगे बढ़ाना। तो ये तो हुई रणनीति की बड़ी बड़ी बातें, लेकिन इसे जमीन पर कैसे उतारा जाएगा? यहीं पर आता है इस दस्तावेज का चौथा और सबसे अहम हिस्सा, 90 दिन का एक्शन ब्लूप्रिंट। इस 90 दिन के प्लान को एक सीढ़ी की तरह डिजाइन किया गया है। पहले 30 दिन उम्मीदवार को फाइनल करना और लिसनिंग कैंपेन चलाना, यानी लोगों की सुनना। अगले 30 दिन डिजिटल दुनिया में धावा बोलना और जमीन पर टारगेटेड लोगों तक पहुंचना। फिर अगले 20 दिन
पूरा जोर इस बात पर कि वोटर पोलिंग बूथ तक जरूर पहुंचे। और आखिरी के 10 दिन ये फाइनल स्प्रिंट है जिसमें रैलियां और बूथ मैनेजमेंट पर सारा ध्यान होगा। लेकिन इस पूरे ब्लूप्रिंट की कामयाबी एक चीज पे टिकी है, सही उम्मीदवार। ये स्कोर कार्ड देखिए। दस्तावेज कहता है कि आदर्श उम्मीदवार वो होगा जो स्थानीय हो, शायद पहाड़ी या शिया समुदाय से हो, कश्मीरी और पहाड़ी जबानें अच्छी तरह जानता हो। पर हकीकत यह है, और दस्तावेज इसे मानता भी है, कि पार्टी के पास ऐसे उम्मीदवार की कमी है। मौजूदा कैडर को बाहरी समझा जाता है, और यही इस पूरी रणनीति की सबसे बड़ी, सबसे असली चुनौती है। और अब आते हैं हम अपने आखिरी हिस्से पर। यह बांदीपुरा का ब्लूप्रिंट सिर्फ एक चुनाव की कहानी नहीं है, ये शायद हमें आने वाले वक्त के कैंपेन्स की एक झलक देता है। तो क्या ये एक नए तरह के चुनावी मॉडल की शुरुआत है? सोचिए जरा, बिल्कुल हाइपर लोकल उम्मीदवार चुनना, डेटा के आधार पर छोटे छोटे समुदायों जैसे पहाड़ी या शिया को टारगेट करना, राष्ट्रीय विचारधारा से ज्यादा स्थानीय संस्कृति की बात करना, और जमीन और डिजिटल दोनों अभियानों को एक साथ मिला देना। हाँ, ये मॉडल डिजिटल पर बहुत निर्भर है। व्हाट्सएप ग्रुप और टारगेटेड मैसेजिंग इसके जरूरी हिस्से हैं। ऐसे में यह भी याद रखना जरूरी है कि भारत के डीपीडीपी फ्रेमवर्क के तहत हर नागरिक की प्राइवेसी और उसकी सहमति का सम्मान सर्वोपरि है। प्रभावी कैंपेन और व्यक्तिगत निजता के बीच संतुलन साधना भविष्य की राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती होगी। तो ये सब हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या ये हाइपर टारगेटेड, डेटा पर आधारित नैनो मैनेजमेंट वाला तरीका ही भारतीय चुनावों का नया व्याकरण बनने जा रहा है? बांदीपुरा का ये ब्लूप्रिंट तो इसी तरफ इशारा कर रहा है। इसका असली जवाब तो खैर आने वाले चुनाव ही देंगे। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।